हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं संदीप। हमारे चैनल में आपका स्वागत है। यहाँ इन्वायरमेंट के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आगे इस प्रकार हैं। पहला क्वेश्चन है, जैविक और अजैविक घटक के मध्य बिचौलिया का काम करता है। इसका तात्पर्य है कि जैविक घटक को जब अजैविक घटक बनते हैं तो उसके बीच में कौन भूमिका निभाता है, यानी वियोजक। इसको अपघटनकर्ता कहते हैं। ये जैसे जीवाणु विषाणु होते हैं जो मृत जीव जंतुओं को खाते हैं और उनका अपघटन करते हैं। तो जैविक अपघटक के मध्य बिचौलिया का कार्य कौन करता है? वियोजक करते हैं या अपघटक करते हैं। हरितगृह गैस कौन सी है? हरितगृह गैस में जो मेन भूमिका है वो CO2 की है, कार्बन डाइऑक्साइड की। इसका परसेंटेज हरितगृह गैस में 82% है। दूसरी गैस है मीथेन, CH4, इसका परसेंटेज है 9। तीसरी गैस है नाइट्रस ऑक्साइड, इसका परसेंटेज है 6%। और चौथी गैस है CFC गैस जो AC से निकलती है, इसका परसेंटेज 3% है। ये हरितगृह गैस में आती हैं। हरितगृह गैस में योगदान। हरितगृह गैस जो है हमारी, इसमें सबसे ज़्यादा योगदान किसका है? कहाँ से सबसे ज़्यादा उत्पादित होती है? तो हरितगृह गैस में सबसे ज़्यादा योगदान जो है वो इलेक्ट्रिसिटी, जो विद्युत जनरेट की जाती है, उसका 32% योगदान है। दूसरा ट्रांसपोर्टेशन जो आवागमन है उसका 28% का योगदान है। इंडस्ट्रियाँ का योगदान, इंडस्ट्री जो है हमारी, उनका योगदान 20% है। कृषि कार्य का योगदान 10% है। कृषि जैसे मीथेन जो है वो धान के खेतों आदि से निकलती है, तो इसका योगदान 10% है। और 10% योगदान घर का है या छोटे छोटे जो कारखाने हैं उनका है, जैसे CFC निकलती है फ्रिज से। ऊपरी वायुमंडल की जो ओजोन परत है उसके क्षरण हो रहा है, उसमें सबसे ज़्यादा नुकसान कौन सी गैस करती है? तो सबसे ज़्यादा नुकसान जो है वो CFC करती है, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये सबसे ज़्यादा नुकसान करती है। अगला क्वेश्चन है, पर्यावरण में निर्मुक्त कण सर्वाधिक नुकसान करता है। जो पर्यावरण से हमारे निर्मुक्त कण हैं, ये सबसे ज़्यादा नुकसान किसको करते हैं? समुद्री परितंत्र जो है, जैसे परितंत्र कई हैं, जैसे वनीय परितंत्र है, सागरीय परितंत्र है, तो इसी तरह समुद्री परितंत्र है। तो जो पर्यावरण से जो कण निकलते हैं वो सबसे ज़्यादा नुकसान समुद्री परितंत्र को करते हैं। जो हमारी इंडस्ट्रियाँ होती हैं वो नदियों में जाके मिल जाती हैं और नदियों का पानी समुद्र में जाता है, तो एट लास्ट जो कण होते हैं, जो प्रदूषक चीज़ होती हैं, वो समुद्र में जाते हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा नुकसान समुद्रों को करते हैं। अगला प्रश्न इसी से मिला जुला है, सर्वाधिक अस्थायी परितंत्र कौन सा है? सबसे ज़्यादा अस्थायी परितंत्र जो है समुद्री परितंत्र, वो सबसे ज़्यादा अस्थायी परितंत्र ही है। अगला क्वेश्चन इसी से लगा हुआ है, इकोलॉजी पारिस्थितिकी शब्द को किसने दिया था? हेकले ने पारिस्थितिकी शब्द यानी इकोलॉजी को हेकले ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी शोध संस्थान, जिसको नीरी कहा जाता है, इसकी स्थापना कब और कहाँ हुई थी? इसकी स्थापना नागपुर में हुई है 1998 में। नीरी का फुल फॉर्म है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। नीरी का पूरा नाम है नेशनल इन्वायरमेंटल इंजीनियरिंग रिसर्च इंस्टीट्यूट। इसकी स्थापना 1958 में हुई थी और ये नागपुर में की गई थी। समुद्री घास जो होती है, जो समुद्र में घास पाई जाती है, उसमें निम्नलिखित में किसकी प्रमुखता होती है? समुद्री घास में आयोडीन की प्रमुखता होती है। कौन सा भिन्न स्थान से प्राप्त होता है? इसमें बताना है, जैसे कोयला, मोम, ग्रीस, केरोसिन, डीजल है, इसमें से अलग स्थान से कौन प्राप्त किया जाता है? देखिए, डीजल, मोम, ग्रीस और केरोसिन,
ये सभी चीज़ें एक ही स्थान से प्राप्त होती हैं। जबकि कोयला पाया जाता है पृथ्वी के अंदर से ये भी, पृथ्वी के अंदर से ये भी, लेकिन कोयला जो है अलग स्थान से प्राप्त होता है। अगला प्रश्न है परंपरागत और गैर परंपरागत। परंपरागत का अर्थ है जो हमारी परंपराओं से चला आ रहा है, जिन ऊर्जा का हम परंपराओं से यूज़ कर रहे हैं। जैसे हम खाना बनाने के लिए लकड़ी का, कोयले का, डीजल का हम परंपराओं से सदियों से यूज़ करते आ रहे हैं, इसलिए इसको परंपरागत ऊर्जा का स्रोत कहते हैं। सूर्य हुआ, पवन ऊर्जा हुआ, भूतापीय ऊर्जा हुआ, ज्वालामुखी हुई, भूजलीय ऊर्जा हुई, इसको हम लोग अभी जल्दी से यूज़ करना शुरू किए हैं। ये गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत हैं। गैर परंपरागत ऊर्जा के स्रोत ये कभी ना खत्म होने वाले ऊर्जा के स्रोत हैं। परंपरागत ऊर्जा के स्रोत इनका साधन जो है वो सीमित है, ये एक ना एक दिन खत्म हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है पारिस्थितिकी पदछाप है। पारिस्थितिकीय पदछाप है, ये भूमंडलीय इकाई है। अब ये नहीं समझ में आ रहा होगा कि पारिस्थितिकी पदछाप क्या है। पारिस्थितिकी पदछाप जो है भूमंडल की इकाई है, भूमंडलीय इकाई है। भूमंडलीय क्या है? जैसे कोई देश है, कोई राज्य है या कोई जिला है, उस देश में कितना % वन के लिए आरक्षित है, कितना % भाग जलीय जीवों के लिए आरक्षित है, कितना % भाग औद्योगिक क्षेत्रों के लिए आरक्षित है, कितना % क्षेत्र भाग मानव के लिए आरक्षित है। ये जिला डिस्ट्रिक्ट पे भी डिपेंड, मतलब डिस्ट्रिक्ट के लिए भी अलग अलग होता है, हर राज्य के लिए अलग हो सकता है और हर देश के लिए भी अलग हो सकता है। तो ये भूमंडलीय इकाई है, यानी इस इकाई से, इस भूमंडलीय इकाई से बताया जा सकता है कि जैसे मान लीजिए आपका घर अयोध्या में है, तो अयोध्या में कितना % क्षेत्र जल के लिए आरक्षित है, जलीय जीवों के लिए, कितना % क्षेत्र अयोध्या वासियों के जो रहने वाले व्यक्ति हैं उनके लिए आरक्षित है, अयोध्या में कितना % क्षेत्र है जो औद्योगिक के लिए आरक्षित है, अयोध्या में कितना % क्षेत्र है जो वहाँ की जो और भी कोई क्षेत्र होगा किसी चीज़ के लिए आरक्षित है। यही है भूमंडलीय इकाई। हाँ दोस्तों, अभी तक अगर हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हों तो सब्सक्राइब कर लें। अगला क्वेश्चन हमारा है इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट अवस्थित है। इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ इकोलॉजी एंड एनवायरनमेंट संस्थान कहाँ स्थित है? ये नई दिल्ली में है। अगला है कार्बन डेटिंग प्रोटोकॉल क्या है? या कार्बन डेटिंग प्रोटोकॉल जो है वो किस जगह पे इसकी मान्यता दी गई थी? तो क्योटो प्रोटोकॉल है। क्योटो प्रोटोकॉल में कार्बन डेटिंग प्रोटोकॉल की मान्यता दी गई थी। क्योटो प्रोटोकॉल में ये होता है जैसे हर देश के लिए, जैसे चाइना है, भारत है, मान लीजिए चाइना के लिए है कि 60 टन वो कार्बन का उत्सर्जन कर सकता है। मान लीजिए इंडिया के लिए है कि इंडिया 5 टन कार्बन का उत्सर्जन कर सकता है। भूटान के लिए है कि वो 2 टन कार्बन का उत्सर्जन कर सकता है। अब इंडिया 5 टन से ज़्यादा उत्सर्जित कर रहा है और भूटान जो है वो 2 टन से कम कर रहा है, यानी 1 टन कर रहा है। तो इंडिया क्या करेगा? जो 1 टन कम कार्बन का उत्सर्जन भूटान कर रहा है, उस 1 टन की क्रेडिट ले लेता है। कार्बन क्रेडिट प्रोटोकॉल जो होता है, वो जो 1 टन कम कार्बन का उत्सर्जन कर रहा है भूटान, उसकी जो 1 टन की क्रेडिट बची हुई है कार्बन उत्सर्जन करने की, उस क्रेडिट को पैसा देके ले लेता है। ऐसा हर कोई देश कर सकता है। तो उससे जो भारत जो हस्ताक्षर किया है कार्बन डेटिंग क्योटो प्रोटोकॉल में, तो उस संधि पे दुष्प्रभाव नहीं पड़ता है, यानी उस संधि का दुरुपयोग नहीं होता है। अगला प्रश्न हमारा है भारत में किस प्रकार के वन पाए जाते हैं? भारत में उष्णकटिबंधीय क्षेत्र अधिक है, इसलिए उष्णकटिबंधीय वन पाए जाते हैं। दूसरा है आर्द्र पर्णपाती, दूसरे जो वन है आर्द्र पर्णपाती वन पाए जाते हैं। अगला है रामसर सम्मेलन संबंधित है दलदलीय भूमि से। दलदलीय भूमि के लिए एक सम्मेलन बना था कि भारत में कितनी जगह दलदलीय हैं, जो जहाँ दलदल ये क्षेत्र पाया जाता है, तो उसको एक इंडिकेट किया जाए और उन जगहों को के लिए एक अलग से पैसे की मंजूरी की जाए। तो उसके लिए एक सम्मेलन हुआ था जिसका नाम है रामसर सम्मेलन। और भारत में सबसे बड़ी जो दलदलीय भूमि है वो कच्छ का रण है, जो कि गुजरात में है। यहीं पे जंगली गधे भी पाए जाते हैं।
अगला प्रश्न है, भूमि जल को सर्वाधिक प्रदूषित करता है। भूमिगत जो जल होता है वो सबसे ज़्यादा किसके द्वारा प्रदूषित होता है? तो भूमिगत जल सबसे ज़्यादा आर्सेनिक होता है, इसके सबसे ज़्यादा प्रदूषित होता है।